नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे पास सिविल वॉर रूम में हमने सॉइल कंसोलिडेशन चैप्टर जो अब तक ख़त्म कर लिया है। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो आपका अधीनस्थ बोर्ड का सिलेबस है, उसमें अर्थ प्रेशर दिया हुआ है, अर्थ प्रेशर थ्योरी। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर हमारा नवा है लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी। यहाँ पर हम अर्थ प्रेशर थ्योरी को बेसिक्स को देखेंगे। यहाँ पर एक तरीके का क्विक रिवीजन भी बोल सकते हो आप इसको, जिसमें हमारे पास मोटा मोटा पर लगभग पूरा कंसेप्ट डिस्कस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको क्वेश्चनों में, क्योंकि हमको लास्ट में जाके क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, तो लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी जो है इसको हमको देखना है यहाँ पर। तो लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी होती क्या है? देखिए अब तक के जो चैप्टर हैं उनमें हमने इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में बात की थी, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में बात करी थी। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर ये देखी है, कि किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए अगर ये कोई ग्राउंड लेवल है, ये कोई ग्राउंड सरफेस है, तो इसके किसी भी एच हाइट पर अगर मैं कोई प्रेशर निकालूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ, तो उसके ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस की कैलकुलेशन हमको समझ में आती है। इसके ऊपर अगर मिट्टी का यूनिट वेट गामा है तो भैया वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा, गामा इंटू में एच। और यदि कोई बिल्डिंग का लोड और है, एक्सटर्नल सरचार्ज लोड और है, इसके ऊपर एक्सटर्नल सरचार्ज लोड और है मान लीजिए Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो वो और जुड़ जाएगा Q। तो अभी तक हम केवल वर्टिकल स्ट्रेसेस की बात करते हैं, ठीक है, परंतु ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास लेटरल अर्थ प्रेशर की बात की जाएगी। तो लेटरल अर्थ प्रेशर का सिग्निफिकेंस क्या है प्रैक्टिकली और कहाँ पर ये यूज़ होएगा, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल ज़मीन होती है, तो हमारे पास लेटरल अर्थ प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल मैंने यहाँ बनाया, इसी के जस्ट जो अड़ोसी पार्टिकल है, अड़ोसी का मतलब जो अड़के, पड़ोसी मतलब जो पास में, तो अड़ोसी जो पार्टिकल है, अड़ोसी पार्टिकल है, तो क्या होगा, इसके ऊपर जब ये आएगा तो ये साइड में थ्रस्ट लगाएगा इसके ऊपर, पर इसके ऊपर भी आ रहा होगा तो ये इसमें थ्रस्ट लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा। और ज़मीन क्योंकि हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट है, यानी कि हम ज़मीन को सेमी इनफाइनाइट भी बोलें, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर आपस में जो लेटरल प्रेशर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इस वजह से जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस थी तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की हमने बात की भी नहीं। ठीक है, परंतु यदि रिटेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई रिटेनिंग वॉल है, जिसके पीछे से, रिटेनिंग वॉल का मतलब जो पीछे की तरफ बैकफिल कुछ रोक के रख रखी है। अगर ये हमारे पास रिटेनिंग वॉल है और इसके पीछे बैकफिल सॉइल रोक रखी है हमने, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से क्या आ रहा है, सिग्मा वी आ रहा है। ठीक है, सल्फेट के कारण गामा इंटू एच जो भी है, और साथ में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और आएगा। परंतु जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो सेम इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट डायमेंशन ना होने की वजह से जो दीवार पर थ्रस्ट लगेगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा, वो बहुत सिग्निफिकेंस होगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है उसकी वजह से दीवार ओवरटर्न हो सकती है इस टो के अबाउट या खसक सकती है। कुल मिला के इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि इसके पीछे से अर्थ का प्रेशर कितना आ रहा है, क्षैतिज दबाव कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इसी ही दबाव की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये सिग्निफिकेंट होता है। इसी प्रकार से अगर बेसमेंट है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लॉट है, उसमें आपने बेसमेंट कंस्ट्रक्ट किया, तो आपने ये ज़मीन, आसपास की ज़मीन ये पूरी हटा दी। तो मान लीजिए एक साइड में रोड है, दूसरे साइड में मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई दूसरा घर है, तो इनके लोड के कारण इस पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा, इधर रोड के ट्रैफिक की वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा। तो जो ये बेसमेंट हो गया, तो इसमें भी ये हमारे पास रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस वाली जो सॉइल है, इसका जो लेटरल प्रेशर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कैलकुलेट करना, या इसके बारे में जानकारी होना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास ज़मीन हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट ना हो, या फिर कहीं कन्फाइंडेड एरिया में कन्फाइंड हो, या किसी रिटेनिंग स्ट्रक्चर के पीछे की मिट्टी की बात हो, तो वहाँ अर्थ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है।
रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। अब जो ये मान होता है ये किस प्रकार से निकलता है, ये बड़ा आसान होता है। आपको अभी तक सिग्मा वी कैलकुलेट करना आ गया, तो ये किस तरीके से निकलता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर करना क्या है, केवल एक अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से गुणा करना है और ये सिग्मा वी से गुणा करते ही बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर ये जो के है इसको बोलते हैं हम लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट बोला जाता है के। ठीक है, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है के ए, एक होता है के पी और एक होता है हमारे पास के ए। ठीक है, के जीरो रेस्ट, पैसिव और एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो ये कैसे होता है और कैसे नहीं होता ये हम एक एक करके देखेंगे, परंतु मोटा मोटा आपको ये तो समझ में आ गया कि लेटरल अर्थ प्रेशर जो है वो कहाँ पर हमको पढ़ने की प्रैक्टिकली कहाँ पर प्रॉब्लम आती है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। बड़ा आसान है अर्थ प्रेशर निकालना, बस के से गुणा करना है आपको। बस ये के ए, के जीरो, के पी, रेस्ट, एक्टिव और पैसिव कंडीशन समझ में आनी चाहिए। और आपके जो JN का सिलेबस है उसी में भी यही लिखा हुआ है, एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर के बारे में बताओ, तो वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रस्तावना हो गई अर्थ प्रेशर की कि कहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है जहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर हम अर्थ प्रेशर की बात करते ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पर बात होगी ये हमारे समझ में आ चुकी है। अब 3 प्रकार की कंडीशन होती है जहाँ पर अर्थ प्रेशर हम देख सकते हैं। एक अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन। एक हमारे पास अर्थ प्रेशर जो होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। और एक हमारे पास होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। अब ये क्या होती है इनको एक बार समझ लेते हैं। पैसिव अर्थ प्रेशर, ये क्या कंडीशन क्या होती है, रेस्ट कंडीशन क्या होती है, एक्टिव प्रेशर कंडीशन क्या होती है और पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन क्या होती है। एक बात तो जो पैसिव स्टेट है या एक्टिव स्टेट है, रेट स्टेट है, ये सॉइल की होती है ना कि रिटेनिंग वॉल की होती है, परंतु रिटेनिंग वॉल के मूवमेंट पर निर्भर करती है। ये क्या होती है, यहाँ के लिए अगर है तो के जीरो कोफिशिएंट यूज़ किया जाता है, अगर एक्टिव है तो के ए यूज़ किया जाता है और अगर पैसिव है तो के पी यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एक बार हम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एट रेस्ट कंडीशन में, तो सबसे पहले अगर रेस्ट कंडीशन की बात करें तो रेस्ट कंडीशन वाले केस कहाँ कहाँ होते हैं। रेस्ट कंडीशन जब होती है कोई बैकफिल सॉइल, रेस्ट कंडीशन में जब कहलाती है जब रिटेनिंग स्ट्रक्चर जिसने उस बैकफिल सॉइल को संभाले हुआ है या रोके हुआ है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, आपने कोई प्लॉट लिया बड़ा मॉल के लिए या फिर कुछ के लिए और आपने ये बेसमेंट गड्ढा खुदवाया, बेसमेंट के लिए आपने ये किया, तो ये पूरी मिट्टी आपने उखड़वा दी। ठीक है, यहाँ पर आपने ये हमने क्या किया, ये रिटेनिंग वॉल टाइप स्ट्रक्चर या RCC की वॉल बनाकर इस तरीके से हमने रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनवा लिया। ठीक है, ऊपर जो बेसमेंट का जो स्लैब होगा वो होगा और उसके ऊपर बेसमेंट स्लैब होगा और इस बेसमेंट स्लैब के ऊपर वापस सुपर स्ट्रक्चर में जो भी बिल्डिंग होगी। ठीक है, अब ये जो सॉइल है, ये वाली सॉइल, इधर की तरफ की सॉइल और इधर की तरफ की सॉइल जो है, ये रिटेनिंग वॉल जो है इधर आना चाहे तब भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इसको जो बेसमेंट स्लैब है वो रिस्ट्रेन करेगा, वो आने नहीं देगा क्योंकि इससे रिजिडली हेल्ड है। ठीक है, ना इधर आ सकती। तो जब रिटेनिंग वॉल नहीं मूव कर सकती, चाहकर भी मूव नहीं कर सकती, तो उस केस में जो पीछे की जो सॉइल होती है वो रेस्ट कंडीशन में होती है। और उस केस में जो वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है, मान लो यहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग थी, कोई घर था, उसका लोड आ रहा है सिग्मा वी, उसका लोड आ रहा है सिग्मा वी, और उस सिग्मा वी के कारण जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा है के जीरो इंटू में सिग्मा वी किया जाएगा। सिग्मा वी की कैलकुलेशन तो हमको आती है, ऊपर का लोड कैसे कैलकुलेट होता है, परंतु हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस तरीके से होगा और यहाँ जो यूज़ होता है के जीरो यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब ब्रिजेस चढ़ते हैं तो मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर कोई ये रेलवे ट्रैक है, तो उसके ऊपर से ब्रिज बनता है, तो ये इस तरीके से स्लोप होता है दोनों तरफ। तो जो अपने पास ये होती हैं, ये एक तरफ वॉल और एक तरफ वॉल, तो ये रिटेनिंग वॉल ही होती हैं और बीच में यहाँ पर फिलिंग की के जाते स्लोप चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस केस में ये रिटेनिंग वॉल दोनों होती है एक दूसरे से हाई टेंसाइल वायर से जुड़ी हुई होती हैं, तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि रोड से इनको बांधे रखना पड़ता है, तो ये भी एट रेस्ट होती है।
तो ब्रिज अबेटमेंट जितने भी होते हैं, जो स्लोपिंग पार्ट होता है ब्रिज का, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, एट रेस्ट कंडीशन ही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर मूव नहीं कर रहा होता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी ये वाला जो अबेटमेंट होता है ये भी मिट्टी एट रेस्ट कंडीशन होगी, क्योंकि ये जो ब्रिज का जो गर्डर है या स्लैब है वो इसको मूव नहीं करने देगा। तो ब्रिज अबेटमेंट होते हैं वहाँ पर, और बेसमेंट स्लैब जो होते हैं वहाँ पर हमेशा कौन सी कंडीशन यूज़ होती है, एट रेस्ट कंडीशन यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम K0 यूज़ करेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम देख लेंगे अभी, परंतु इंट्रोडक्शन में तो आपको समझ में आ गया क्या होती है एक्टिव स्टेट कंडीशन। मिट्टी की होती है, परंतु डिपेंड किस पे करेगी, मूवमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल के मूवमेंट पर ये डिपेंड करेगी। ठीक है, अब दोनों यहाँ पर दो जुड़वा भाई हैं, पैसिव और एक्टिव, इन दोनों को एक साथ समझाया जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए एक्टिव स्टेट कब कहते हैं और पैसिव स्टेट कब कहते हैं, बेसिक लेक्चर है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए तभी आप आगे कर पाओगे। मान लीजिए कोई हमारे पास रिटेनिंग वॉल है, मान लीजिए हमारे पास कोई रिटेनिंग वॉल है, इसके पीछे की ये पीछे की मिट्टी ये बैकफिल सॉइल है, और इधर की तरफ ये ड्रेज में भरी हुई सॉइल है, ड्रेज सॉइल है। ठीक है, तो होगा क्या, इधर की तरफ की जो बैकफिल सॉइल है जो पीछे की तरफ भरी हुई है, ये इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर धक्का मारेगी। इधर क्योंकि ज़्यादा सॉइल मास है, इधर कम सॉइल मास है, तो इस रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट, क्योंकि इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो इस रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट कितना होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में इस रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट होगा। तो इस वाली मिट्टी के से ये रिटेनिंग वॉल दूर हट रही है, ये इस वाली मिट्टी से दूर हट रही है। अगर ये इस वाली मिट्टी से दूर हट रही है तो ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं हमारे पास कौन सी, एक्टिव स्टेट। ये जो मिट्टी होती है एक्टिव स्टेट होगी, और इस वाली मिट्टी की तरफ आ रही है, मिट्टी की तरफ। तो जब मिट्टी की तरफ रिटेनिंग वॉल है या रिटेनिंग स्ट्रक्चर आए तो वो कौन सी स्टेट में होता है, पैसिव स्टेट में होता है। ठीक है, और जब भैया रिटेनिंग वॉल से दूर की तरफ आए तो वो कौन से में होता है, एक्टिव स्टेट होता है। ऊपर का जो वर्टिकल हमारे पास लोड है उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा एच जो होगा यहाँ पर Ka गुणा में सिग्मा वी होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, और यहाँ पर जो अर्थ प्रेशर ये लगाएगा सिग्मा एच वो होगा Kp गुणा में सिग्मा वी, जो भी ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस आएगा। तो हमको क्या मोटा मोटा समझ आया, यदि रिटेनिंग वॉल बैकफिल सॉइल से दूर हट रही हो, रिटेनिंग वॉल बैकफिल सॉइल से दूर हटे तो भैया उसको तो कहते हैं एक्टिव की स्टेट में मिट्टी, और रिटेनिंग वॉल मिट्टी की तरफ ही आ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव स्टेट में मिट्टी। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारे पास ये समझ में आ गया। अब एक एक करके हमारे पास देख लेते हैं कि क्या होती है एक्टिव स्टेट और क्या होती है पैसिव स्टेट, क्या होती है एट रेस्ट कंडीशन और क्या होती है ये। देखिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करने हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए जिससे हम कोई भी न्यूमेरिकल को जज कर पाएँ। उसके अलावा K0 का जो मान होता है वो कैसे निकाला जाता है, 1 माइनस में साइन फाई। Ka का मान जो होता है वो होता है 1 माइनस में साइन फाई बटे में 1 प्लस में साइन फाई। ठीक है, और Kp का जो मान होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है मोटा मोटा 1 प्लस में साइन फाई बटे में 1 माइनस में साइन फाई, परंतु ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल बैकफिल के लिए है। अब यहाँ पर ये फाई क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, इसको बोला जाता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। किस प्रकार से निकाला जाता है वो अभी हम बताएंगे, परंतु सबसे पहले एट रेस्ट कंडीशन को देख लीजिए। एट रेस्ट कंडीशन में हमारे पास एक हल्का सा मैं डेरिवेशन जानबूझ के करा रहा हूँ इसमें क्विक रिवीजन में, क्योंकि यहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा कि एट रेस्ट कंडीशन में हो क्या रहा है, मान लीजिए कोई भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, अब ये बेसमेंट स्लैब है, मैं यहाँ पर बना नहीं रहा, इसमें मान लीजिए कुछ भी है जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा, तो इसके पीछे की मिट्टी जो होगी वो कैसी होगी, एट रेस्ट कंडीशन में होगी। अगर इसको मैं 3D में विजुलाइज करूँ, 3D में अगर इस पार्टिकल को विजुलाइज करूँ तो इसके ऊपर से क्या लग रहा है, सिग्मा वी, और इसके हॉरिजॉन्टली क्या लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सिग्मा एच, और इस डायरेक्शन में भी कौन सी लगेगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सिग्मा एच ही लगेगा। तो यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, एट रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, एट रेस्ट कंडीशन में रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट नहीं होता। जब रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट ही नहीं होता तो आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन जो होगी वो जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन निकालेंगे कैसे, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं स्ट्रेन निकालूँ तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस बटे में ई, माइनस म्यू के साथ लंबवत दिशाओं में, लंबवत दिशा में क्या है, एक तो सिग्मा वी बटे में ई,
सॉम का जो अपने पास पढ़ते हैं, ठीक है, माइनस म्यू, वापस से तीसरी दिशा में भी सिग्मा एच ही है, सिग्मा एच बटे में ई। ये कैसे लिखा है, बराबर जीरो। जैसे हम बात करें ट्राई एक्शियल सिस्टम, आप सॉम में पढ़ रहे हो पैरेलल में, तो आपको ट्राई एक्शियल सिस्टम में बहुत अच्छे से पता है, अगर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 3 है, तो भैया एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, खुद की डायरेक्शन में स्ट्रेस बटे में मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, लंबवत दिशाओं में जो भी है म्यू सिग्मा 2 बटे में ई और माइनस में म्यू सिग्मा 3 बटे में ई। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है। इसी तरीके से वाई में लिखना हो तो खुद की डायरेक्शन में स्ट्रेस बटे में ई और लंबवत दिशाओं में जो है पॉइजन इफेक्ट के कारण जो आएगा वो अपने यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ से एक चीज़ आती है, यहाँ से देखिए सिग्मा एच यहाँ पर भी है, सिग्मा एच यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर से कॉमन आ गया, तो 1 माइनस में म्यू सिग्मा एच बटे में ई, और ये मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या बचेगा, म्यू बराबर में सिग्मा वी बटे में ई। तो ई से तो ई कैंसिल आउट हो गया, और सिग्मा एच को आप क्या लिख रहे हो, सिग्मा एच को हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा एच को हम लिख रहे हैं, इस चीज़ को मैं पहले बता चुका हूँ, सिग्मा एच को क्या लिख रहे हैं हम बताएं यहाँ पर एक बार, सिग्मा एच को हम लिख सकते हैं K0, क्योंकि रेस्ट कंडीशन है वो, इनटू में हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा वी 1 माइनस में म्यू बटे में म्यू इंटू में सिग्मा वी। तो सिग्मा वी से सिग्मा वी कट गया, और K0 का एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, म्यू बटे में 1 माइनस में म्यू, ठीक है, जहाँ म्यू जो है ये पॉइजन रेशो है, पॉइजन्स रेशो ऑफ सॉइल, अभी मैं बताऊंगा, परंतु यहाँ मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, और ये फॉर्मूला केवल मैं बताकर अगर आपको आगे बढ़ जाता तो एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता जो आपको यहाँ आएगा, क्योंकि अर्थ प्रेशर का मूवमेंट नहीं है रिटेनिंग वॉल का, तो भैया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन भी कितनी होती है, 0 होती है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। K0 का एक और फॉर्मूला आप यहाँ याद रख सकते हो, कितना, म्यू बटे में 1 माइनस में म्यू, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू की जो बात है, अगर मैं अर्थ प्रेशर में म्यू की बात करूँ, पॉइजन्स रेशो ऑफ सॉइल, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, ठीक है। इस डेरिवेशन के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे, तो K0 का मान हमारे पास ही होना चाहिए। एक नोट लिख लीजिए आप यहाँ पर हल्का सा, नोट में हमारे पास क्या आपको पता होना चाहिए, क्ले सॉइल जो होती है उसका म्यू सबसे ज़्यादा होता है 0.4 से लेके 0.5। इसके अलावा हमारे पास सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड जो क्ले होती है उसका होता है 0.45 से लेके 0.5 से ज़्यादा म्यू का मान हो ही नहीं सकता, आपने सॉम में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा कोहेजन लेस सॉइल जो होती है, कोहेजन लेस सॉइल जो होती है, उस सैंडी सॉइल जो होती है उसके लिए जो म्यू का मान होता है वो 0.3 से लेके 0.4 होता है। ये हमारे पास पॉइजन्स रेशो का मान है। अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले तो मिट्टी में जो पॉइजन्स रेशो होते हैं उसका मान ये हमारे पास है, ठीक है। ये वीडियो आप जो देख रहे हो ये हमारे पास यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा, परंतु इसका जो पूरे कोर्स अगर आपको देखना है तो हमारी जो ऐप है सिविल वॉर रूम, प्ले स्टोर पर जैसे ही डालोगे आप सिविल वॉर रूम तो सबसे पहली हमारी ऐप ही आ रही है, वहाँ पर आपको फुल कोर्स अवेलेबल है, जहाँ हम तीनों चारों बुकों के सॉल्यूशन प्लस थ्योरी का जो रिवीजन है वो सब कुछ यहाँ डाल रहे हैं, प्लस में नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, प्लस में टेस्ट भी आपको वहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए वापस से आ जाते हैं, हो गया प्रचार बहुत ज़्यादा, ठीक है। वापस से हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्ले जो सॉइल है, जो क्ले सॉइल है आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो क्ले सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, 0.3 से 0.4, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यू का मान होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जो आप नोट करेंगे, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। K0 का जो मान होता है ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है, तो पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए। K0 का जो मान होता है उसकी वैल्यू और आप याद करोगे, K0 अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की जो बात हो रही है उसका जो मान होता है वो टाइप ऑफ डेंस सैंड में कितना होता है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ याद रखना। डेंस सैंड जो होती है, डेंस सैंड, और इधर K0, तो K0 का जो मान है वो हमारे पास होता है 0.40 से लेके 0.50, म्यू का मान नहीं है ये भैया ना। लूज सैंड, लूज सैंड जो होता है उसमें K0 का जो मान होता है वो 0.45 से लेके 0.55 तक होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा, NC क्ले, NC क्ले के लिए ये मान होता है 0.5 से लेके 0.6, और OC क्ले जो होता है उसके लिए ये मान होता है 1 से 4। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अर्थ प्रेशर जब कैलकुलेट किया जाता है तो K0 इंटू में सिग्मा वी होता है। अगर सेम लोडिंग कंडीशन है तो K0 का मान ज़्यादा होगा तो अर्थ प्रेशर ज़्यादा लगाएगा,
तो आप खुद देखिए डेंस सैंड में अर्थ प्रेशर कम लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसकी तुलना में, लूज सैंड की तुलना में। और बिल्कुल सही भी है। मान लीजिए कि कोई रिटेनिंग वॉल है जो कि मूव नहीं कर रही और उसके पीछे लूज मिट्टी भरी है, तो वो फैलने का ज़्यादा कोशिश करेगी तो ज़्यादा धक्का लगाएगी। अगर वो खुद में डेंस है तो वो खुद में ही बंधी हुई है तो उतना धक्का नहीं लगाएगी इस वॉल पर जितना है। तो लूज स्टेट में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि अगर अर्थ प्रेशर रेस्ट कंडीशन में है तो लूज सैंड में जो K0 है वो ज़्यादा होगा, मतलब लूज सैंड अर्थ प्रेशर रेस्ट में ज़्यादा लगाती है किसकी तुलना में, डेंस। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ओसी में जो है, ओसी क्ले जो होती है वो अर्थ प्रेशर ज़्यादा लगाती है किसकी तुलना में, एनसी क्ले की तुलना में। ये चीज़ आप यहाँ याद रख सकते हो क्ले कोहेसिव सॉइल में और नॉन कोहेसिव सॉइल में। ठीक है, तो ये थी बात हमारे पास K0 की। परंतु K0 में हमने ये फॉर्मूला तो आपको डिक्टेट कर दिया। साइन 5 में ये 5 क्या होता है, फाई क्या होता है, ये फाई जो होता है इसको बोलते हैं आंतरिक घर्षण कोण। आंतरिक घर्षण कोण, अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहो तो आंतरिक घर्षण कोण मतलब फाई जो होता है इसको बोला जाता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल बोला जाता है आंतरिक घर्षण कोण को। अब है क्या चीज़, अब एक बार आप देख लीजिए, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आंतरिक घर्षण कोण के बारे में शियर स्ट्रेंथ में बहुत डिटेल में बात होगी, पर क्योंकि फाई का यूज़ यहाँ भी है तो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। देखिए घर्षण कोण क्या होता है, ये आपको मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर जब आपने डिप्लोमा या बीटेक किया होगा तब मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। यदि किसी वस्तु को आप धक्का लगाओ तो वो चले ना तब भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन तो लग रहा है। तो जिस पॉइंट पर, जिस फोर्स पर ये आगे की ओर चलना चालू हो जाती है सीमांत लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू पर, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है, म्यू आर, जहाँ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। नीचे की ओर क्या लग रहा होता है, mg, और ऊपर की ओर क्या आ रही होती है, रिएक्शन। तो जो रिएक्शन आर है वो और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर जो होता है, इन दोनों का जो परिणामी फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसका वर्टिकल से जो एंगल होता है ये कहलाता है घर्षण कोण। मैंने इंटरनल की बात नहीं करी, सॉइल में अभी आए नहीं, मैं आपको केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा था, क्योंकि यही चीज़ मेरे को शियर स्ट्रेंथ में बहुत डिटेल में समझानी पड़ेगी। तो आपका हल्का सा बेसिक क्लियर होगा तो आपको शियर स्ट्रेंथ, और शियर स्ट्रेंथ में फाई का बड़ा रोल है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फाई और अच्छे से आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली फ्रिक्शन एंगल होता क्या है, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, सीमांत घर्षण की अवस्था, सीमांत मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की अवस्था, मतलब जस्ट अब इतना लोड, मान लीजिए इस पर मैंने लोड लगाया नहीं खसका और लगाया नहीं खसका, परंतु इतने लोड पर ये खसकना चालू हुआ, तो जिस पॉइंट पर ये खसकना चालू होती है उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू आर। ठीक है, और आर नॉर्मल रिएक्शन होती है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, किसका रिजल्टेंट, परिणामी, आर और म्यू आर का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका नॉर्मल से अभिलंब प्रतिक्रिया से बनने वाला कोण जो होता है इसी को ही बोला जाता है घर्षण कोण। ये तो है प्रैक्टिकली। अब सॉइल में ये आपने उतार लिया होगा और ये याद भी रखना कि किस में एट रेस्ट में ज़्यादा होगा कि अपने पास उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगर हमारे पास, तो हमारे पास एक चीज़ और समझ में आती है आपको, क्या, देखो समझ में ये आता है कि अगर हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की मैं बात करूं, अगर इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की बात करूं तो सॉइल में आपने कभी ट्रैक्टर ट्रॉली खाली होते हुए देखी है? जब घरों पे कुछ सामान आता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली खाली होती है तो जो बजरी होती है उसका ऐसे टीला लग जाता है। अगर यहीं पर हमारे पास क्या रोडियो का टेबल, ग्रेवल आती है तो इसका टीला थोड़ा ऊंचा लगता है। ठीक है, तो जो मिट्टी में जो फ्रिक्शन एंगल होता है, जो मिट्टी में बजरी जो होती है उनमें जो फ्रिक्शन एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से अनसपोर्टेड स्लोप। अनसपोर्टेड क्यों बोल रहा हूँ, बार बार यही टर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको समझ में आएगा। अनसपोर्टेड मतलब बिना कोई सपोर्ट के मिट्टी खुद ब खुद इस स्लोप पर रुक गई है, तो जो ये एंगल बनाती है इसी को बोलता है फ्रिक्शन एंगल। जितना साइज कम होता है पार्टिकल का उतना फाई कम होगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना ही फाई ज़्यादा होगा। नॉर्मली कोहेजन लेस सॉइल जो होती है, कोहेजन लेस सॉइल जो होता है उसके लिए जो फाई होता है वो 32 से लेके 38 डिग्री के बीच में होता है, 32 से लेके 38 डिग्री के बीच में होता है। इसके अलावा डेंस सैंड होती है, उसमें जो फाई होता है वो हमारे पास 45 डिग्री तक भी जाता है, अप टू 45 डिग्री तक भी होता है। और वेरी डेंस सैंड जो होती है उसमें हमारे पास जो ये फाई होता है वो मोर देन 45 डिग्री भी जाता है, यानी 45 डिग्री का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो प्योर क्ले होती है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्योर क्ले होती है उसके लिए फाई 0 होता है, और क्ले और फ्रिक्शन युक्त मिट्टी, कोहेजन लेस सॉइल में घर्षण होता है, प्योर क्ले में कोई घर्षण नहीं होता। ठीक है, फाई होती है उसका मान 25 से लेके 30 डिग्री के रेंज में रहता है, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता अगर क्ले मिक्स वाली सॉइल है तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो आपको फाई से रिलेटेड आना चाहिए।
ये। इस फाई का जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये फाई बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। और अगला जो चैप्टर शेयर स्ट्रेंथ है जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, उसमें हमारे पास ये सब चीज़ें काम भी आएंगी। तो वहाँ मैं दोबारा से और डिक्टेट करूँगा, परंतु वहाँ पर मैं रेफरेंस और दूंगा कि मैंने जब अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ाई थी आपको, तो आपने पढ़ा होगा और अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि क्या होता है ग्रेशन एंगल। अब मोटा मोटा हमारे पास ये है कि मिट्टी को बिना सपोर्ट के जो टीला बनाती है, जो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से, वही फ्रिक्शन एंगल के बराबर होता है। आपको इतना याद करना है और इससे ज़्यादा याद नहीं करना, ठीक है। तो मिट्टी का घर्षण कोण अगर पता हो तो 1 - फाई करो, साइन फाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा K0। और पॉइजन रेशो पता है तो ये हमारा होगा म्यू बटे में 1 - म्यू। और ये कैसे आया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन 0 करके हमने डेरिवेशन भी कर दिया, जो सोम का कंसेप्ट ट्राईएक्सियल लोडिंग का है वो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये थी हमारी एट रेस्ट कंडीशन। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन रेस्ट कंडीशन पे नहीं बनता, फिर भी बनेगा तो हम कहाँ पर बात करेंगे, अपने पास क्वेश्चंस में आपके पास जो भी गुप्ता गौर ES के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर डिस्कशन में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए वापस से अपने पास आते हैं। अगर वापस से अपने पास आए तो अगला है हमारे पास एट रेस्ट कंडीशन। एक्टिव स्टेट होती क्या है मैंने समझा दिया, और पैसिव स्टेट होती क्या है मैंने समझा दिया। परंतु आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो पेज को आड़ा कर लेना, लैंडस्केप में कर लेना, क्योंकि आपको दोनों में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, उस टेबल से बाहर नहीं आएगा कुछ भी आपका, और उसी टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। आपको ये तो समझा दिया था कि एक्टिव स्टेट क्या होती है और पैसिव स्टेट क्या होती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास रिटेनिंग वॉल है, मान लो ये कोई रिटेनिंग वॉल है, तो एक तरफ बना लो एक्टिव स्टेट, यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर सिमटे आएगा कोहेजन लेस सॉइल के लिए। तो रैंकाइन थ्योरी के रिजल्ट बता रहा हूँ ये, और फिर हम आगे की बात करेंगे। दूसरा है ये हमारा है पैसिव स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट है और पैसिव स्टेट है। अब किस तरीके से करना है ये देखो। अगर मैं रिटेनिंग वॉल को सिंपल एक दीवार की तरह बनाऊँ, ये मान लीजिए ये कोई दीवार है जो कि रिटेनिंग वॉल है, तो एक्टिव स्टेट कब होती है भाई, आप खुद बताओ। एक्टिव स्टेट कब होती है, जब रिटेनिंग वॉल की टेंडेंसी मिट्टी से दूर की तरफ हो। अभी मैं सारी चीज़ हॉरिजॉन्टल बैकफिल के लिए बता रहा हूँ, फिर इंक्लाइन बैकफिल के केस में क्या होगा, क्या अलग से मॉडिफाइड करना होता है, वो हम बात करेंगे। और ये जो रिजल्ट चल रहे हैं ये रैंकाइन थ्योरी के रिजल्ट चल रहे हैं। एक और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, रैंकाइंस थ्योरी के रिजल्ट चल रहे हैं, रैंकाइंस थ्योरी के रिजल्ट चल रहे हैं कि भैया जो ये रैंकाइन थ्योरी है वो अर्थ प्रेशर को बताती है, ठीक है। और ये कोहेजन लेस सॉइल में लागू होते हैं ये सारे रिजल्ट। कोहेजिव सॉइल में क्या चेंज होते हैं वो बात की बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोहेजन लेस सॉइल में लागू होता है, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाते हैं एक्टिव स्टेट में। तो मिट्टी का जो मूवमेंट है, ये दीवार का मूवमेंट जो होगा मिट्टी से दूर की तरफ है। अब आप खुद ऐसे इमेजिन करो इसको, इस तरीके से आप इसको मानो कि मान लीजिए ये कोई गेट है, इसके पीछे बच्चे खड़े हुए हैं और ये इस गेट में धक्का लगा रहे हैं, जोर लगा के हई शाह, जोर लगा के हई शाह, जोर लगा के हई शाह, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि ये जो सॉइल है ये इसमें धक्का लगा रही है, उसको पलटाने की कोशिश कर रहे हो, और दीवार अगर टेंडेंसी इसकी किधर की तरफ है, मिट्टी से दूर स्टेट में, तो हम कहेंगे कि ये जो मिट्टी है पीछे की वो कौन सी स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। तो अगर ये दीवार खसक जाए, अगर मैं ये गेट खोल दूँ तो क्या होगा, पूरे के पूरे बच्चे गिरेंगे या फिर आगे के कुछ बच्चे मुंह के बल गिर जाएंगे। जैसे ही गेट को खोलूंगा तो कुछ बच्चे मुंह के बल आगे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये फेल होने की स्थिति में, एट वर्ज ऑफ फेलियर अगर मैं बात करूँ, तो इस स्थिति में क्या होगा, मिट्टी खसक जाएगी और ये फेलियर नीचे की तरफ आएगा। तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति जो वेज टाइप में आकृति है, वेज फेलियर, सॉइल का जो वेज फेलियर है वो खसकने का प्रयास करेगा नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर खसकने का प्रयास करेगा। और ये दूर तक का खसकेगा या पास का, कुछ सारे नहीं गिरेंगे, कुछ आगे के थोड़े से बच्चे मुंह के बल आगे गिरेंगे, तो ये मिट्टी इसके साथ खसक जाएगी। तो ये जो होता है ये 45 + π/2 एंगल पर टूट जाती है। अगर ये 45 + π/2 है तो ये भी 45 + π/2 एंगल होगा। ये सब कुछ क्वेश्चन है। मिट्टी वेज के रूप में नीचे खसकती है, मिट्टी का मूवमेंट नीचे की ओर होगा, और जो घर्षण है जो इसको रोकेगा, वो ऊपर की ओर, क्योंकि ये नीचे की ओर खसकने की कोशिश करेगी तो ऊपर की ओर, तो जो शियर रेजिस्टेंस है वो ऊपर की होएगा, ये हमारे पास ऊपर की ओर रेजिस्टेंस आएगा,
ठीक है, कितने प्लेन पर होगी याद रखोगे, 45 + 5/2 पर ये नीचे की ओर गिरने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस वेज का इक्विलिब्रियम ही करके इन्होंने बताया और कहा कि भैया जो सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो K0 इंटू में, सॉरी K0 नहीं आएगा, अब एक्टिव स्टेट है तो KE इंटू में यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा V होता है। ठीक है, और K0 का मान जो होता है, Ka का मान जो होता है वो इन्होंने बोला 1 माइनस में साइन फाई बटे में 1 प्लस में साइन फाई इंटू में सिग्मा वी। सिग्मा वी का मान आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, कितना होता है उसके ऊपर गामा इंटू एच। और अगर बिल्डिंग और बनी हुई है तो क्यू और जोड़ दोगे, जो भी ऊपर का सरचार्ज लोड है वो हमारे पास और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास स्थिति है जो आपको आनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, ये होता है एक्टिव स्टेट में। अब इसी की तरह पैसिव स्टेट में क्या होता है, क्योंकि दोनों को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, फॉर्मूले थोड़ा सा ही प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है और उसमें कंफ्यूज रहता है कि यार 45 प्लस उधर था कि 45 प्लस यहाँ था। तो इसको ऐसे याद करो, देखो थोड़े से ही बच्चे, क्योंकि जैसे ही गेट खुलेगा तो कुछ बच्चे ही गिरेंगे, कुछ बच्चों को गिरने के लिए आपके पास एंगल बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो मिट्टी कम गिरेगी। अगर एंगल कम होगा तो बहुत दूर तक की मिट्टी गिरेगी आगे। ठीक है, इसलिए प्लस आएगा, क्योंकि प्लस होने से ज़्यादा होगा जिससे ये कम होगा। और ये जो फेलियर वेज की जो लेंथ होती है रिटेनिंग वॉल की, अगर हाइट कितनी है h है, तो फेलियर वेंट की जो लेंथ होती है लगभग कितनी होती है, h/2 के बराबर होती है। ठीक है, h/2 के बराबर होती है। इसको ऐसे निकाल सकते हो आप, इस त्रिभुज को देखो, इस वेज को अगर मैं बाहर ले आऊँ, देखिए ये मिटा देता हूँ, ये बच्चों वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस वेज को मैं बाहर ले आऊँ तो वेज को मैं बाहर ले आऊँ तो है क्या, ये तो रिटेनिंग वॉल की हाइट है h, ये एंगल आप कह रहे हो कितना है 45 + 5/2। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ L। ठीक है, तो भैया अगर मैं बात करूँ किसकी, इसमें मैं बात करूँ tan 45 + 5/2, tan 45 + 5/2 तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब ये h, तो L बराबर कितना हो गया, h बटे में tan 45 + 5/2। और आप यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी कोहेजन लेस का 32 से 38 डिग्री मान रखोगे और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो लगभग 2 के पास होगा, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि h/2। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है कि जो फेलियर वेज की लंबाई है, लेंथ ऑफ फेलियर वेज, लेंथ ऑफ फेलियर वेज जो है वो बेसिकली किससे ज़्यादा नहीं होगा, h/2 से ज़्यादा नहीं होगा, लगभग बराबर होगा, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है, इसलिए मैंने लगभग का साइन लगाया, एग्जैक्ट साइन नहीं लगाया। तो ये तो है एक्टिव स्टेट में मिट्टी के साथ क्या होगा। इसी के साथ अगर पैरेलल में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं परंतु हम मोटा मोटा भी पढ़ रहे हैं, तो भैया Ka का मान हमारे पास ये आया। ठीक है, पैरेलल में चलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको समझ में भी आएगी और आप कर भी सकते हो। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये कोई रिटेनिंग वॉल है, कोई रिटेनिंग वॉल है, इसको मैं इस तरीके से व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ ये कोई बैकफिल भरी हुई है, ये बैकफिल सॉइल भरी हुई है। अगर रिटेनिंग वॉल के पीछे अगर ये बैकफिल सॉइल भरी हुई है तो भैया पैसिव स्टेट में मिट्टी कब होती है, जब वॉल की तरफ आ रही हो या उसकी तरफ आ रही हो, दूर जा रही हो, तरफ आ रही हो। तो अगर रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट मिट्टी की तरफ हो, और ऐसा कब होता है प्रैक्टिकली मैंने आपको बता ही दिया, ड्रेज लेवल की मिट्टी में होता है। तो हम थ्योरेटिकली इसको अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए दीवार मिट्टी की तरफ ही है, तो ये जो स्टेट में होगी, ये मिट्टी कौन सी स्टेट में होगी, पैसिव स्टेट में। वापस से अगर आप इसको बच्चों की लाइन से, जैसे प्रार्थना में जब हम स्कूल में पढ़ते थे अपन, तो लाइन में लगे, तो मान लीजिए ये कोई गेट है और यहाँ पर ये बच्चे इस गेट पे धक्का मार रहे हैं। अब ये गेट पे धक्का तो मार रहे हैं, अब परंतु हम गेट खोल नहीं रहे, बल्कि इसी बच्चों की तरफ इस गेट को धकेल रहे हैं। तो मुझे बताओ, एक दो बच्चों की तरफ यूँ गिरेंगे या बहुत दूर तक जाएगा, ये आप खुद देखो। खोलता तो धड़ाम से 2-3 बच्चे नीचे की तरफ गिरते, इसलिए छोटा सा वेज आएगा। परंतु अगर मैं इस गेट को इन्हीं की तरफ धकेलूँ तो बहुत दूर तक जाएगा, और बहुत दूर तक के बच्चे इस तरीके से होंगे, मतलब ये मिट्टी जो होगी ऊपर की ओर खसकेगी। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, पैसिव स्टेट में मिट्टी का जो वेज फेलियर है उसका मूवमेंट कितना होगा, अपवर्ड होगा। अगर ये ऊपर की ओर खसकेगा तो शीयर रेजिस्टेंस जो होगा वो किस तरफ होगा, शीयर रेजिस्टेंस जो होगा वो डाउनवर्ड में होगा। ठीक है, ये अपवर्ड होगा। वेज का मूवमेंट जो होगा, वेज मूवमेंट जो होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, दूर तक की मिट्टी अगर खसकेगी, इसका मतलब एंगल कम होना चाहिए फेलियर का, तभी तो दूर तक जाके मिलेगा। तो दूर तक की मिट्टी खसकेगी तो फेलियर वेज की लंबाई लगभग दुगनी होती है, किससे, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल से। अगर ये h हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल h है, और फेलियर वेज जो होगा वो एंगल कम होगा, कितना, 45 - 5/2। अगर ये 45 - 5/2 है तो ये भी 45 - 5/2 है।
ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास ये एंगल आएगा। तो याद रखोगे वेज फेलियर दोनों में है, पैसिव स्टेट में भी, एक्टिव स्टेट में भी। एक्टिव स्टेट में डाउनवर्ड वेज मूवमेंट है, पैसिव स्टेज में अपवर्ड वेज मूवमेंट है। दूसरा शियर रेजिस्टेंस मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। फेलियर वेज की लंबाई आप देख ही पा रहे हो कि फेलियर वेज की लंबाई कैसे है। तीसरा हमारे पास एंगल 45 + π/2 होगा या 45 - π/2 होगा, ये भी आप यहाँ पर आराम से देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये अपने पास देख पा रहे हैं। और इस केस में जो पीछे की मिट्टी का धक्का, क्योंकि आप धक्का इन्हीं की तरफ लगा रहे हो तो ये भी तो धक्का लगाएंगे। तो दीवार पर जो धक्का लगेगा, जो दीवार पर धक्का लगेगा वो कितना लगेगा, KP × में सिग्मा V, और KP का मान होता है 1 + sin φ बटे में 1 - sin φ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास KP का मान है और ये हमारे पास KA का मान है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, K का मान 1 से छोटा है क्योंकि ऊपर 1 - sin φ है, 1 में से कुछ घट रहा है और फिर 1 में कुछ जुड़ के भाग जा रहा है तो कम हो रहा है, 1 से कम है तो ये <1 है, जबकि यहाँ पर 1 में 1 से छोटे का भाग दे रहा है तो ये <1 आता है। तो KP का मान 1 से हमेशा ज़्यादा होता है और KA का मान, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का मान 1 से हमेशा कम होता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गई, फेलियर वेज की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई। एक और चीज़ है जो आपको यहाँ पर आना चाहिए, मैं इसमें हल्का सा कुछ मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया तो अब मैं यहाँ पर हल्का मिटा रहा हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद अपने पास थ्योरी खत्म होते ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तीनों बुकों के, जिससे आपको इससे कोई रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। उसके लिए आप सिविल वॉर पे जा सकते हैं, वहाँ पर हमारा फुल कोर्स अवेलेबल है। धीरे धीरे सारे वीडियो डलते जा रहे हैं सिविल वॉर रूम पर। अभी बहुत कम फीस में आपको, लगभग आधी फीस में 200-250 रुपये में कोर्स मिल रहा है। यही कोर्स महंगा हो जाएगा आपको, तो आप चाहो तो जल्दी से जल्दी सिविल वॉर रूम पर जाके कर सकते हैं। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मेरे नंबर पर एक कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास देखिए, अब मैं एक बार ये मिटा रहा हूँ और अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ और लिख रहा हूँ जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन हम आगे की और बढ़े आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या और समझना ज़रूरी है आपको कि KA का मान जो है वो हमारे पास है 1 - में sin φ बटे में 1 + में sin φ, ठीक है। KP का मान बराबर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, 1 + में sin φ बटे में 1 - में sin φ। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अगर इस डेरिवेशन को अगर आप करना चाहो तो ये tan² 45 माइनस है तो -π/2 होता है। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, 8वीं 9वीं 10वीं में आप खूब ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। अपने पास हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 1 sin² φ/2 cos² φ/2 2 sin θ cos θ वाला लगाकर और इसको कर सकते हो प्रूफ। अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हो। वो याद करना मैंने बता दिया, tan², अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, tan², यहाँ प्लस है तो 45 + π/2 भी कहा जा सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है तो हम इतना कह सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है जो आपको मेरे को मैथमेटिक्स में हल्का सा बताना है, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम भी आएगी और ये चीज़ों को फिर याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि tan 90 - में θ, अगर मैं tan 90 - में θ करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ क्या हो जाएगा। tan 90 - θ करूँगा तो cot θ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू कितना रखूँ, 45 + π/2 या 45 - π/2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, tan 90 तो है ही है, थीटा की जगह क्या रख दिया 45 - π/2 हो गया, थीटा की जगह रख दिया 45 + π/2। तो इसको क्या बोलूँगा, tan 45, तो इसको कैसे बोलूँगा, अगर इसको वैसे बोलूँ तो क्या बोलूँगा, tan 90 - θ को क्या बोलूँगा, cot 45 + π/2, 45 + π/2 क्यों, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये प्लस में ही है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हो गई tan 45 - π/2 और ये वैल्यू हो गई cot को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 45 + π/2। आप यहाँ पर कुछ समझ पा रहे हो, देखो थीटा की जगह मैंने 90 + 45 + π/2 रख दिया। देन आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो 8वीं क्लास में भी आप आते हो, tan 90 - θ को क्या बोल सकते हैं भैया, cot θ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, देखो tan 45 - π/2 को 1/tan 45 प्लस माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस, उल्टा हो जाता है, इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ए का फॉर्मूला यही पूछ ले,
या हो सकता है ये पूछ ले, या फिर 1 प्लस माइनस को अगर प्लस में करना हो तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, माइनस है तो नीचे जाके तो प्लस हो जाएगा 5/2, और 1/10 को कॉट भी बोलते हैं तो कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2 भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शन में ये हो तो भी टिक कर सकते हो, अब आप ऑप्शन में ये हो तो भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन में ये हो तो भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़। ऐसे यहाँ पर बताओ 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 को क्या भी लिख सकता हूँ 1/10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, और 1/10 को क्या बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर 45 माइनस 5/2 भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशनशिप आराम से देख सकते हैं। तो के केपी के मान, और ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल बैकफिल के लिए चल रहा है। अभी हम यहाँ इंक्लाइंड बैकफिल का मैंने केस नहीं बताया है, अभी हम सब कुछ हॉरिजॉन्टल बैकफिल के लिए बता रहे हैं। और ये रिजल्ट कौन सी थ्योरी के लिए है, रैंकाइन थ्योरी के लिए, जो कि कोहेजनलेस सैंडी सॉइल पर, ड्राई कोहेजनलेस पर लागू होती है। अभी मैं अजम्पशन के बारे में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थ प्रेशर की बात हुई। ये सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने उतार लिया होगा, उतार लीजिए आप। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ मैं, मिनट तो नहीं दे रहा, कुछ 1 सेकंड है, आप पॉज करके उतार लीजिएगा। हाँ भाई, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, वेज के सारे देख लिए, के केपी के मान देख लिए और किस तरीके से आता है, और याद करना भी अब आसान हो गया। एंगल देख लिया, फेलियर एंगल देख लिया। अब मुझे खुद से बताओ, अगर देखिए इसको तो आप भी कर सकते हो, अगर आप दरवाजे पे धक्का लेके खड़े हो और अगले ने थोड़ा सा भी दरवाजा अगर खसका दिया, अगर थोड़ा सा भी खसका दिया तो आप मुंह के बल आगे गिरोगे। तो एक्टिव स्टेट में फेलियर करने के लिए वॉल को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो यहाँ पर जो वॉल का मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 0.1 से लेके 0.2% और है, यानी कि 100 का भाग और देना है। ये तो है किसके लिए, फॉर डेंस सैंड के लिए, डेंस सैंड के लिए। और यहाँ पर ये मान होता है 0.2 से लेके 0.5% और है फॉर लूज सैंड के लिए। ठीक है, आप खुद ही देख लो, आप दरवाजे मान लो कान लगा के खड़े हो और बहुत दबा के खड़े हो, यानी डेंस एंड बहुत दबा के खड़ी है, तो जैसे ही दरवाजा हल्का सा भी खुलेगा तो दम देने गिर जाओगे, थोड़ा सा ही दरवाजा खुलते ही आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो डेंस एंड में जो फेलियर स्ट्रेन, ये डेल्टा H/H, जहाँ डेल्टा H मतलब वॉल का मूवमेंट, डेल्टा H मतलब वॉल का मूवमेंट और कैपिटल H मतलब वॉल की लंबाई, इसको बोलते हैं फेलियर स्ट्रेन। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार। तो फेलियर स्ट्रेन जो होगी, फेलियर जो स्ट्रेन होगी किसमें, एक्टिव स्टेट जो होती है, एक्टिव स्टेट जो होती है उसमें फेलियर स्ट्रेन क्या होगी हमारे पास, 1 से कम होगी। फेलियर स्ट्रेन जो होगी वो 1 से, वो सॉरी 0.1 से 0.2%, और लूज सैंड में ये होती है। अब डेंस सैंड में आप देखो, एक बच्चों की दीवार है, उसको आपको गिराना है तो आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले तो आपका बहुत सारा धक्का तो उनके बीच का जो गैप है, जो मिट्टी के कणों के बीच का गैप है, उसको फुलफिल करने में खर्च हो जाएगा। फिर जाके पूरे पास पास बच्चे पास पास छटे आएंगे, फिर जाके पीछे की ओर धक्का लगेगा उनमें। ये चीज़ समझ पा रहे हो, पहले तो बच्चों के बीच का गैप कम होगा, यानी पार्टिकल के बदले। तो यहाँ पर जो फेलियर स्ट्रेन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो आप याद रखोगे। 2% होती है किसमें, डेंस सैंड में, क्योंकि डेंस सैंड के पार्टिकल ऑलरेडी पास पास हैं, तो पास पास आने में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लगेगी, उसके बाद धक्का सीधा ही लगेगा। और भैया लूज सैंड जो होती है उसमें ये 10 से 15% तक भी होता है। लूज सैंड जो होती है उसमें ये 10 से 15%, क्योंकि लूज सैंड जो होती है, खुले खुले बच्चे हैं तो आपका मैक्सिमम धक्का तो उनको करीब लाने में चला जाएगा, देन फिर वो पीछे की ओर फेलियर होने की, वेज का मूवमेंट होने की कोशिश करेगा। तो आपको ये याद रखना है, 2% और 10 से 15%, 0.1 और 0.2 से 0.5%। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव का अनदर क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास रैंकाइन थ्योरी के रिजल्ट जो कि हमारे पास काम आएंगे। आपको फेलियर वेज के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, और ये सब कुछ आपको समझ में आता है। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और देखो जो दो कोनों में कॉमन है, के का मान भी आपको पता है, केपी का मान भी आपको पता है, तो दोनों का गुणनफल अगर बात करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो 1 माइनस साइन फाई बटे में 1 प्लस में साइन फाई, और उसका मान है 1 प्लस में साइन फाई बटे में 1 माइनस में
साइन फाई। तो आप खुद ही देख लो, इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, इसका मतलब आंसर कितना होगा 1। तो के गुणा के पी का मान 1 होगा और के पी का मान 1 से ज़्यादा होता है, के का मान 1 से कम होता है। यानी एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ आप आराम से बता सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, तीनों की तुलना कर सकते हो आप। ये मैं मिटा रहा हूँ अब फेलियरों को, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ये बेसिक था बिल्कुल, ये समझ में आना भी चाहिए था, तभी आप आगे पे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बिना इस थ्योरी के आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, आप केवल रटेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी थी। अब आपके पास के 0 भी है, आपके पास के ए भी है और आपके पास के पी भी है। ठीक है, के पी का मान सबसे ज़्यादा होता है 1 प्लस साइन फाई बटे में 1 माइनस में साइन फाई। उससे छोटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन फाई, और सबसे छोटा होता है के, क्योंकि 1 माइनस साइन फाई तो है ही है और साथ में एक से बड़ी संख्या का भाग और जा रहा है। तो अगर मैं तुलना करूँ तो सबसे छोटा, या प्लस माइनस का झमेला नहीं है, प्लस माइनस में याद करो तो के 0 बीच में, के ए सबसे छोटा और के पी सबसे बड़ा होता है। नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि साइन थीटा का मान हमारे पास प्लस में ही है। तो भैया ये पॉजिटिव वैल्यू है, बस आप ये देख सकते हो के छोटा, के फिर के 0 और सबसे बड़ा कौन सा होता है, के पी होता है। अगर इनका घटता बढ़ता क्रम ऑब्जेक्टिव में बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी कहलाता है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ये जो अजम्पशन थे ये हमारे पास किसके चल रहे हैं, रैंकाइन थ्योरी के चल रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में रैंकाइन थ्योरी से रिलेटेड भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अजम्पशन और बता देता हूँ कि ये जो सारी बातें हमने करी, ये बातें सत्य हैं, परंतु ये कौन बोल रहा है, रैंकाइन। और वो कह रहा है कि भैया कंडीशन अप्लाई, कहीं आप कहीं भी लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कहीं भी लगाओ। तो अजम्पशंस ऑफ रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन्स थ्योरी जो है उसके अजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो वो अजम्पशन में क्या क्या अजम्पशन है। एक तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस तो होनी चाहिए, उसके अलावा ड्राई कोहेजन लेस सॉइल होनी चाहिए, ड्राई कोहेजन लेस होनी चाहिए, और वो तो ही है होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक तो होनी चाहिए। ठीक है, वो तो होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो रिटेनिंग वॉल होती है, रिटेनिंग वॉल जो होती है उसका बैक फेस, जिस साइड सॉइल है, जो बैक फेस होगा वो मिट्टी का कैसा होगा, वर्टिकल होना चाहिए, ये इन्होंने माना था। ठीक है, प्योर वर्टिकल होना चाहिए ये। और भैया कैसा और होना चाहिए, स्मूथ और होना चाहिए। स्मूथ का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके मध्य देखो, क्योंकि वेज खसक रहा है, अगर वेज खसक रहा है तो आप देखते हो, अगर वेज खसक रहा है तो अगर ये वेज खसक रहा है तो यहाँ घर्षण लग रहा है, और जब वेज नीचे आ रहा है तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो दीवार और मिट्टी के मध्य भी घर्षण होना चाहिए। परंतु इन दीवार कैसी मान ली, स्मूथ। यानी कि रैंकाइन थ्योरी में किसका, फ्रिक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन किसमें, सॉइल एंड वॉल जो है वो भैया कैसा माना गया है, नेग्लेक्टेड माना गया है। नेग्लेक्टेड का मतलब बिल्कुल नगण्य माना गया है, ये आपके पास होगा, क्योंकि इसको स्मूथ माना है। अगर वॉल का वेज नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए था, परंतु इन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है, शियर रेजिस्टेंस, वो फेलियर प्लेन पर ही है, वर्टिकल पर कोई होगा नहीं। ये हमारे पास इसका अजम्पशन है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कण कण अलग नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वेज एक सॉलिड मास की तरह नीचे जाएगा। तो वेज फेलियर होगा यहाँ पर, कौन सा फेलियर होगा, वेज फेलियर होगा, ना कि हमारे पास पार्टिकल फेलियर नहीं होगा, पूरा का पूरा वेज हमारे पास नीचे जाएगा। ठीक है, साथ ही मिट्टी खसकते वजह कोई क्या होगा, मिट्टी खसकते समय क्या होगा, हमारे पास केवल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आएगा, कोई कोहेजन की इन्होंने बात नहीं करी, और कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम चेंज। मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं माना गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो है हमारे पास वो रैंकाइन थ्योरी से रिलेटेड अजम्पशन है। और रैंकाइन थ्योरी जो होती है, परंतु यहाँ पर एक चीज़ और है, हॉरिजॉन्टल और बैकफिल। हॉरिजॉन्टल वो बैकफिल हो चाहे वर्टिकल बैकफिल हो, हॉरिजॉन्टल बैकफिल हो चाहे इंक्लाइंडेड बैकफिल हो, दोनों में लगता है। ठीक है, दोनों में लगती है ये। अभी मैंने इंक्लाइंडेड बैकफिल में क्या चेंज होती है वो बताया नहीं, पर ये इस चैप्टर का एक पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट कोहेसिव सॉइल के लिए, और इंक्लाइंड प्लेन हो तो, इंक्लाइंडेड सॉइल हो तो क्या होता है, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्लेन कहाँ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारे पास अगर आपको पूरा देखना है तो वापस से आप यहाँ पर सिविल वॉर रूम ऐप है हमारी, वहाँ जा सकते हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो 9414762958। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।